नमस्कार, मैं हूं सीएमए दीपक अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉरिडोर। आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम। टैली क्या है? आप बोलोगे टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन आज के दिन टैली सिर्फ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि एक कंप्लीट ईआरपी सिस्टम है। बिजनेस हाउस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के साथ साथ टैली में कंप्लीट स्टोर अकाउंटिंग भी कर रहे हैं, यानी कि इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मटेरियल मैनेजमेंट टैली में बहुत अच्छे से हो रहा है। तो अगर आपने टैली बहुत अच्छे से सीखी है तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के साथ साथ स्टोर डिपार्टमेंट की वैकेंसी में भी अप्लाई कर पाओ। बस कंडीशन यही है कि जहां पर आपने टैली सीखी है वहां आपको ये बताया गया हो कि स्टोर डिपार्टमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट में प्रैक्टिकली कैसे काम होता है और उस काम को प्रैक्टिकली टैली पर कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं टैली की हिस्ट्री की। टैली 1990 में लॉन्च हुआ था। टैली का सबसे पहला वर्जन टैली 4.5 था, जो एक डोस बेसिस सॉफ्टवेयर था। उसके बाद टैली एक काफी लंबी जर्नी से गुजरा। 5.0, 5.4, 6.3, 7.2, 8.1, 9.0 और फिर टैली ईआरपी 9। टैली ईआरपी 9 काफी अपडेटेड वर्जन था, जो वैट के लिए काफी जाना जाता था। वैट काफी अच्छे से मैनेज होता था उसमें। और जब जीएसटी लॉन्च हुआ 2017 में तो उसे भी टैली ईआरपी 9 पर अपडेट किया गया। बाद में टैली ने लॉन्च किया 2020 में टैली प्राइम, जो टैली का अब तक का सबसे अपडेटेड वर्जन है और आज बिजनेस हाउस से टैली प्राइम काफी यूज कर रहे हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि हमें टैली ईआरपी 9 सीखनी है, टैली प्राइम सीखनी है। तो आज के दिन मार्केट में टैली ईआरपी 9 और टैली प्राइम दोनों यूज हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस हाउस टैली ईआरपी 9 से टैली प्राइम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको टैली प्राइम सीखना चाहिए, क्योंकि टैली प्राइम सीखने के बाद आप टैली ईआरपी 9 पर भी काम इजीली कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि टैली का यूज क्या क्या है। तो टैली के बेसिकली 3 यूज है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड टैक्सेशन। तो ये डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट पे, उसकी साइज पे, उसका टर्नओवर, उसका वो किस सेगमेंट में काम कर रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो ट्रेडिंग इंडस्ट्री है या वो सर्विस इंडस्ट्री है। उसके अकॉर्डिंग टैली अपने इसके अकॉर्डिंग कंपनी अपने फीचर सेट करती है। कुछ कंपनी सिर्फ अकाउंटिंग फीचर्स का यूज करती है, कुछ अकाउंटिंग के साथ साथ जीएसटी का यूज करती है, कुछ अकाउंटिंग के साथ इन्वेंट्री का यूज करती है, कुछ अकाउंट इन्वेंट्री एंड जीएसटी कंप्लीट फीचर का यूज करती है। तो ये कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड होता है। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा बॉदर होने की जरूरत नहीं है। जहां पर आप काम करोगे, जिस कंपनी को आप ज्वाइन करोगे, तो वहां जिस तरह से काम होता है वहां पर आपको उसी तरीके से काम करना है। अब हम बात करते हैं कि टैली में काम करने के स्टेप्स क्या है। स्टेप नंबर 1 क्रिएशन ऑफ कंपनी, स्टेप नंबर 2 मास्टर क्रिएशन, स्टेप नंबर 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग या वाउचर एंट्री एंड स्टेप नंबर 4 ऑल अदर वर्क्स। अब इनको एक एक करके समझते हैं कि क्या है। नंबर 1 क्रिएशन ऑफ कंपनी। क्रिएशन ऑफ कंपनी का मतलब होता है कि आप टैली में पहली बार जब आपको किसी बिजनेस हाउस का डेटा मेंटेन करना होता है तो आपको एक कंपनी क्रिएट करनी होती है। इसको हम क्रिएशन ऑफ कंपनी बोलते हैं। ये बहुत फ्रिक्वेंट नहीं होता है और जहां पर आप जॉब ज्वाइन करोगे वहां पर पहले से ही एक कंपनी क्रिएट होगी। तो ये काम आपको बार बार नहीं करना है। तो एक कंपनी क्रिएशन किस तरह से होता है और उसमें फीचर सेटिंग किस तरह से होती है, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब हम दूसरी बात करते हैं मास्टर क्रिएशन। मास्टर क्रिएशन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं टैली के अंदर। मास्टर क्रिएशन का मतलब होता है कि आपको स्टॉक आइटम एंड जनरल लेजर डिफाइन करने होते हैं। टैली को बताना होता है कि जब आप वाउचर एंट्री करोगे या स्टॉक वाउचर की एंट्री करोगे तो आपको कौन कौन से मास्टर का रिक्वायरमेंट है, ये पहले से ही हमें टैली में डिफाइन करना होता है। इसको हम मास्टर क्रिएशन बोलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन इसके बारे में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आपको जब आप कहीं पे जॉब ज्वाइन करोगे तो आपको वहां पर जाकर मास्टर क्रिएट नहीं करने होंगे, क्योंकि वहां पर मास्टर पहले से ही क्रिएट होंगे। सारे स्टॉक आइटम और जनरल लेजर सारे पहले से बने हुए होंगे, आपको उन्हीं में काम करना है। लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी कभी कभी आपको नया मास्टर क्रिएट करना पड़ सकता है। नया स्टॉक आइटम या नई जनरल लेजर क्रिएट करनी पड़ सकती है या दूसरे मास्टर क्रिएट करने पड़ सकते हैं। तो वो किस तरह से करने होंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर हम तीसरी बात करते हैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग की। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और फ्रीक्वेंटली आपको करना पड़ता है, कंटिन्यू करना पड़ता है। आपको अकाउंटिंग वाउचर एंड स्टॉक वाउचर आपको कंटिन्यू एंट्री करनी होती है टैली में। तो इसको हमें काफी डिटेल से समझना पड़ेगा। तो जब मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग लेके आऊंगा तो मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपको कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं और स्टोर डिपार्टमेंट में आपको कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं। फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जब भी आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो आपका बेस होगा एक कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट। तो आपको कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स की भी अंडरस्टैंडिंग दूंगा, उसको कैसे वेरीफाई करते हैं, कैसे अप्रूव करते हैं, उसके बाद उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं टैली में। और एक और बहुत अच्छी बात है जो आपको समझनी चाहिए कि आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तभी परफेक्टली होंगे जब आपने मास्टर क्रिएशन बहुत अच्छे से किए हो। तो मास्टर क्रिएशन पर आपको काफी ध्यान देना होगा और कंपनी में पहले से कोई मास्टर क्रिएट है और वो प्रॉपर नहीं है तो उसे भी आपको ठीक करना होगा।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, वो है अदर वर्क्स। तो टैली में ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग के अलावा कुछ दूसरे काम भी आप कर सकते हो, जैसे चेक प्रिंटिंग, बैंक रिकंसिलिएशन और इनवॉइस प्रिंटिंग। और टैली के थ्रू आप ई वे बिल और ई इनवॉइस के पोर्टल पे भी जा सकते हो। तो ये सारे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब हम बात करते हैं मास्टर क्रिएशन की। टैली में 4 तरह के मास्टर होते हैं: अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, स्टैट्यूटरी मास्टर एंड पेरोल मास्टर। इसमें से अकाउंटिंग मास्टर और इन्वेंट्री मास्टर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसके थ्रू हम लेजर और स्टॉक आइटम क्रिएशन करते हैं, जो कि वाउचर एंट्री के टाइम यूज होते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटिंग मास्टर की। अकाउंटिंग मास्टर में लेजर, ग्रुप, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी एंड वाउचर टाइप काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा कुछ दूसरे मास्टर भी होते हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आज हम सबसे पहला मास्टर समझते हैं, वो है लेजर। लेजर काफी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग मास्टर है, या आप ये बोल सकते हो कि ये रियल अकाउंटिंग मास्टर है। एट द टाइम ऑफ एंट्री आपको इसे सेलेक्ट करना होता है। दूसरे अकाउंटिंग मास्टर आप क्रिएट कर देते हो, लेकिन एंट्री के टाइम सेलेक्ट नहीं करना होता है। एंट्री के टाइम आपको लेजर सेलेक्ट करना होता है। लेजर ही आपके ट्रायल बैलेंस में, आपके P&L अकाउंट और आपकी बैलेंस शीट में जाता है। लेजर को ही आपको काफी अच्छे से मेंटेन करना होता है। तो लेजर काफी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग मास्टर है, क्योंकि उसके फीचर सेट करके आप अपनी एंट्री अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टैली में कर सकते हो। अब हम समझते हैं कि टैली पर किस तरह से लेजर क्रिएट किया जाता है। टैली पे लेजर को समझने से पहले मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि कंपनी में जब आप काम करोगे तो लेजर के क्रिएशन को लेकर आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं। जैसा आप सीखते हो इंस्टीट्यूट में कि लेजर क्रिएट किया जाता है, वैसा ही जाकर आपको कंपनी में नहीं करना है। कंपनी में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है लेजर क्रिएट करते टाइम। जैसे सबसे पहला है लेजर का नेम। लेजर का नेम सेलेक्ट करते टाइम आपको कंपनी की प्रैक्टिस को फॉलो करना है, यानी कि कंपनी किसी लेजर को लेकर, लेजर के नेम को लेकर क्या प्रैक्टिस फॉलो कर रही है, वही प्रैक्टिस आपको करनी है। जैसे परचेज के लेजर के टाइम पे कोई कंपनी परचेज रॉ मटेरियल, परचेज फिनिश गुड्स, इस तरह से उसके नेचर के हिसाब से लेजर क्रिएट करती है। कुछ टैक्स रेट के हिसाब से क्रिएट करती है, जैसे परचेज 5%, परचेज 12.5%। तो डिफरेंट टाइप से कंपनी लेजर क्रिएट करती है। तो आपको वो स्टडी करनी है कि किस तरह से कंपनी लेजर का नेम सेलेक्ट कर रही है। आपको भी उसी तरह से लेजर का नेम सेलेक्ट करना है, अगर आपके पास ऐसा चांस आए कि आपको कहीं पे कोई लेजर क्रिएट करनी हो। जैसे आप इंस्टीट्यूट में सीखते हो, कोई भी लेजर किसी भी नाम से आपको वहां पर क्रिएट नहीं करनी है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप रियल वर्ल्ड में काम करोगे। ठीक है। नंबर 2, लेजर का ग्रुप और सब ग्रुप डिसाइड करते टाइम पे भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपको कोई एक नया एक्सपेंसेस आ गया, अब आपको पता है कि एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना है, आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया, लेकिन आपको ये भी देखना है कि कंपनी ने कोई सब ग्रुप तो नहीं बना रखा है इसके लिए। तो नेम के साथ साथ आपको ग्रुपिंग भी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि ग्रुपिंग का बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। जब आप रिपोर्ट देते हो कोई भी, या जब कोई भी प्रेजेंटेशन करते हो, तो आपकी लेजर प्रॉपरली ग्रुप में होनी चाहिए। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको लेजर अपनी मर्जी से क्रिएट नहीं करनी है। आपको लेजर हो, कोई भी मास्टर जब आप क्रिएट करोगे तो विद अप्रूवल ऑफ, आपके सीनियर के अप्रूवल से ही आपको करना है। जैसा आप सीखते हो तो आपको एक हैबिट लग जाती है कि जब भी जरूरत पड़ी आपने क्रिएट कर दिया, और बाद में बहुत डुप्लीकेसी हो जाती है, बहुत सारी लेजर्स बन जाती है और थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो जाता है सिस्टम में। तो आपको लेजर हमेशा अप्रूवल के साथ ही क्रिएट करनी है। तो लेजर क्रिएशन के टाइम पे आपको बहुत सारा ध्यान रखना है, ऐसे डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको लेजर क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट आ गई, तो पहले चेक कर लो कहीं ऑलरेडी ये लेजर किसी और नाम से तो नहीं बनी हुई, आप कुछ और समझ रहे हो और किसी और नाम से ऑलरेडी ये लेजर हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि लेजर बहुत मन मर्जी से क्रिएट नहीं की जाती है। कोई भी स्टॉक मास्टर, वो एक अप्रूवल अथॉरिटी के अप्रूवल के साथ ही किया जाता है। तो ये बिजनेस की प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी होगी, क्योंकि देखो आपका सीखने का तरीका अलग होता है, काम करने के टाइम पे चीजें थोड़ी अलग तरीके से होती है। तो आपको सीखने के टाइम पर अगर ये छोटी छोटी चीजें बता दी जाए तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा जब आप काम करोगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी लेजर से रिलेटेड, मैंने आपको बता दी। अब हम समझते हैं लेजर कैसे क्रिएट की जाती है। तो मैं आपको लेके चलता हूं टैली की स्क्रीन पे। अब हम समझते हैं कि लेजर कैसे क्रिएट करना है। इस समय मैंने कंपनी ओपन कर रखी है और उसकी फर्स्ट स्क्रीन यानी कि गेटवे ऑफ टैली में इस समय मैं हूं। यहां से हमें क्रिएट मास्टर से क्रिएट और क्रिएट से लेजर में जाना है। अब आपके सामने लेजर क्रिएशन की स्क्रीन ओपन हो गई है। लेजर क्रिएशन समझने से पहले मैं आपको टैली का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन यानी टैली का फंक्शन F12 समझा रहा हूं। जब भी आप किसी भी स्क्रीन पर, किसी भी विंडो पर जब आप काम कर रहे हैं, चाहे वो मास्टर क्रिएशन हो, वाउचर एंट्री हो या फिर रिपोर्टिंग पार्ट हो, उस स्क्रीन पर जब आप फंक्शन F12 प्रेस करोगे तो उस स्क्रीन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग क्या है? टैली के बहुत सारे फीचर, फंक्शन, फैसिलिटीज एंड फील्ड्स है जो कंपनी को सारे रिक्वायर्ड नहीं होते। तो यहाँ से आप जो रिक्वायर्ड है उन्हें यस कर सकते हैं, जो रिक्वायर्ड नहीं है उन्हें नो कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका अननेसेसरी टाइम नहीं लगेगा, आपका टाइम सेविंग होगा।
क्योंकि जब भी आप कोई मास्टर क्रिएट करोगे, वाउचर एंट्री करोगे या रिपोर्ट जनरेट करोगे तो आपको अननेसेसरी फील्ड से होकर नहीं गुजरना होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये रिलेटेड टू विंडो है। जिस विंडो पर आप काम कर रहे हैं उसी विंडो से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन ओपन होगी। अब हम आते हैं अपने लेजर क्रिएशन पे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेजर कैसे क्रिएट करना है वो मैं समझाऊंगा वन बाय वन। सबसे पहले हम लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट लेजर है वो है परचेज की लेजर। कंपनी में दो तरह का परचेज होता है किसी भी बिजनेस में। एक परचेज होता है गुड्स का और एक सर्विसेज का। गुड्स के परचेज को हम जनरली परचेज बोलते हैं और इसकी ग्रुपिंग परचेज अकाउंट में होती है। सर्विसेज का जो परचेज होता है उसे हम एक्सपेंसेस बोलते हैं और इसकी ग्रुपिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स का परचेज, उसकी लेजर कैसे क्रिएट करनी है। सबसे पहला जो काम है वो आपको लेजर का नेम चूज करना है। मैंने आपको इसका गोल्डन रूल बता दिया। लेजर का नेम कंपनी की प्रैक्टिस के हिसाब से होगा, उसकी जो भी पॉलिसी है उसके हिसाब से होगा। आपको अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। कुछ कंपनी मैंने आपको बताया था कि जैसे नेचर के हिसाब से, जैसे परचेज रॉ मटेरियल, परचेज फिनिश गुड्स, इस तरह से लेजर क्रिएट कर सकती है। कुछ टैक्स रेट के हिसाब से, कुछ स्टॉक आइटम के हिसाब से भी कर सकती है, जैसे परचेज स्टील, परचेज फैब्रिक। कुछ कंपनी परचेज इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, इट्स ऑल डिपेंड ऑन कंपनीज पॉलिसी। तो आपको कंपनी की पॉलिसी इसमें फॉलो करनी है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट कर रहे हैं परचेज रॉ मटेरियल, यानी कि कंपनी गुड्स के नेचर के हिसाब से लेजर मेंटेन करती है। फर्स्ट लेटर टेली ऑटोमेटिक कैपिटल कर देती है। एंड एक इसमें एक और बहुत गोल्डन रूल मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप एक ही नेचर की बहुत सारी लेजर क्रिएट करो, जैसे परचेज की आपके बिजनेस में 10, 15, 20 लेजर होती है, तो हमेशा फर्स्ट वर्ड आप परचेज रखो। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब आप वाउचर एंट्री करोगे और परचेज टाइप करोगे तो परचेज से रिलेटेड सारी लेजर्स आपके सामने आ जाएगी और आपको सिलेक्शन इजी हो जाएगा। इजीली आप सेलेक्ट कर पाओगे। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपकी रिपोर्ट्स भी काफी मैनेजेबल लगेगी। जब आप ट्रायल बैलेंस या आपकी कोई भी फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट देखोगे तो लेजर काफी मैनेजेबल दिखेगी। तो ये एक आप ध्यान रखो कि फर्स्ट वर्ड आप उस लेजर के नेचर के हिसाब से चूज करो। बाकी तो कंपनी की पॉलिसी आपको फॉलो करनी है। जो भी कंपनी की पॉलिसी है, अपनी मर्जी से कुछ करना नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। फिर दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट फीचर है लेजर क्रिएशन का वो है अंडर, यानी कि ये लेजर कौन से ग्रुप के अंडर में जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लेजर आपके फाइनल अकाउंट में कहा जाएगी, यानी कि बैलेंस शीट में जा रही है वो, लाइबिलिटी में या एसेट्स में, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जा रही है या तो क्रेडिट साइड में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जा रही है या क्रेडिट साइड में। फाइनल अकाउंट में जब आपको समझ में आने लगेगा कि लेजर कहाँ जा रही है तो आपका ग्रुप सिलेक्शन इजी हो जाएगा। टैली में बहुत सारे बाय डिफॉल्ट ग्रुप टैली ने ऑलरेडी बना रखे हैं। कुछ प्राइमरी है, कुछ सब ग्रुप है। आप नए प्राइमरी और सब ग्रुप भी बना सकते हैं। तो किसी लेजर को कौन से ग्रुप में डालना है ये भी कंपनी की प्रैक्टिस के हिसाब से ही होगा। जैसे परचेज के लिए प्राइमरी जो ग्रुप है वो परचेज अकाउंट है। आप चाहे तो सब ग्रुप बना सकते हैं अगर आपकी कंपनी की कुछ पॉलिसी है जिसमें वो लेजर को सब ग्रुप में डालती है, यानी कि परचेज अकाउंट के अंदर उसने और सब ग्रुप बना रखे हैं, उसमें उस लेजर को डालना है, तो वहां पर आप इसको बना सकते हैं। किसी भी लेजर की स्क्रीन पर जब आपको नया ग्रुप बनाना हो तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप जो राइट हैंड साइड में जो विंडो है ग्रुप की, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, वहां पर आप क्रिएट ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर अंडर वाली स्क्रीन पर आप यहाँ ऑल्ट सी प्रेस करके ग्रुप क्रिएशन में जा सकते हैं। ग्रुप के बारे में सब कुछ हम ग्रुप क्रिएशन के टाइम पर समझेंगे। यहाँ पर इतना ही समझना है कि जो अंडर है वो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से जाएगा। फाइनल अकाउंट में कहाँ जाना है वो आपको सोचना है। प्राइमरी ग्रुप में डालना है कि सब ग्रुप में डालना है वो भी आपको सोचना है, क्योंकि एक्सपेंसेज की लेजर मोस्टली सब ग्रुप में जाती है, प्राइमरी ग्रुप में नहीं जाती। वो हम एक्सपेंसेज की जब लेजर क्रिएट करेंगे तब उसको समझ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने परचेज की लेजर को परचेज अकाउंट में डाल दिया। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट फीचर, वो है इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। इसका मतलब क्या होता है, देखिए आप टैली में दो तरीके से अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं, अकाउंट्स ओनली या तो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। अकाउंट्स ओनली में क्या होता है कि आप स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मटेरियल मेंटेन नहीं कर रहे हैं, स्टॉक आइटम्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आप प्योरली अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, यानी मटेरियल मैनेजमेंट आप नहीं कर रहे हैं। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि आप अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों मैनेज कर रहे हैं। तो ये आपकी कंपनी किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन कर रही है उसके हिसाब से आपको इस फीचर को ऑन, यस और नो करना है। मोस्टली अगर आपकी कंपनी अकाउंट्स ओनली मेंटेन कर रही है तो आप जब कंपनी क्रिएट करोगे तो कंपनी का फीचर जो F11 है यहीं पर आपको मेंटेन इन्वेंट्री नो कर देना है। तो आपको यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्ट का ऑप्शन ही नहीं आएगा। अगर आपने उसे यहाँ पर यस रखा है तभी वो ऑप्शन स्क्रीन पर आ रहा है। तो आप अगर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं तो आपको इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड
यस करना है। इसका मतलब क्या है, सीधा सा मीनिंग आप समझिए। यहाँ जो फीचर आप यस और नो कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, आपको मैं बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस देता हूँ। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जब आप वाउचर एंट्री करोगे, लेजर आप यहाँ क्रिएट कर रहे हो, अब लेजर का यूज कब करोगे, वाउचर एंट्री के टाइम पर। तो जब वाउचर एंट्री आप करोगे और इस लेजर को जब वहां पर आप हिट करोगे यानी कि डेबिट या क्रेडिट करोगे, तो उस समय आपके पास एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। वो आपसे पूछेगा कि इस लेजर से कौन सा स्टॉक आइटम इफेक्ट हो रहा है, बताइए हमें। टैली आपसे पूछेगी। अगर आप यहाँ नो कर दोगे तो वो पूछेगी नहीं। यानी आप वाउचर एंट्री के टाइम पर क्या क्या इंफॉर्मेशन फीड करना चाहते हो, क्या क्या नए विंडो वहां पर चाहते हो, वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। यानी कि इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, आपने यहाँ यस कर दिया, एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे, डेबिट करते ही टैली आपसे पूछ लेगी बताइए कौन सी इन्वेंट्री अफेक्ट हो रही है, कौन सी इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, मैं बताइए। फिर उसी हिसाब से वो इन्वेंट्री की वैल्यू कम या ज्यादा कर देगी। तो इसमें आपको यस करना है। अब मोस्ट ऑफ कंपनीज जो अकाउंट्स के साथ इन्वेंट्री मेंटेन करती है वो उस फीचर को यस रखती है, और ये फीचर मोस्टली परचेज और सेल्स के केस में ही होता है। यानी कि जो भी लेजर आप परचेज ग्रुप के अंडर में बना रहे हो या सेल्स ग्रुप के अंडर में बना रहे हो, उसमें आपको इस फीचर को यस रखना है। एक्सपेंसेस की लेजर में ये फीचर यस नहीं होता है, क्योंकि वहां पर आपका स्टॉक आइटम इफेक्ट नहीं होता है। ये आपको मैंने मोटा मोटी इसके बारे में समझा दिया। अब हम दूसरी बात फीचर के बारे में समझते हैं, ये कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा मीनिंग समझाता हूं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, आप कोई भी एक्सपेंसेस हो, परचेज हो, सेल्स हो, या दूसरा कोई भी ट्रांजेक्शन हो, उसको आप लेजर से मेंटेन करते हो। यानी कि आपने टोटल परचेज कितना किया, आपकी परचेज की लेजर से आपको पता लग जाएगा। आपका एक पर्टिकुलर एक्सपेंस है, जैसे सैलरी है, सैलरी में आपने टोटल कितना एक्सपेंसेस किया, आपको सैलरी के लेजर से पता लग जाएगा। तो अकाउंट हेड बोलो इसको या जर्नल लेजर बोलो, इससे आपको सब कुछ पता लगेगा कि कितना एक्सपेंसेस उस पर्टिकुलर लेजर में हुआ, नंबर वन। अब कॉस्ट सेंटर क्या है, अगर आप उस एक्सपेंसेस को फर्दर डिवीजन करना चाहते हो तो आप कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस कर सकते हो। अलग से आपको कॉस्ट सेंटर बनाना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर भी एक मास्टर है, मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा। फिर आप जब एंट्री करोगे और जिस लेजर के लिए आपने कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस किया है, उस लेजर को जब आप डेबिट या क्रेडिट करोगे तो आपको एक फर्दर विंडो दे देगा कि बताओ कि इसको कौन कौन से कॉस्ट सेंटर में डिवाइड करना है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे आपकी कंपनी में ओवर टाइम है, ओवर टाइम का मतलब होता है कि जब आपके वर्कर्स वर्किंग आवर्स के बाद काम करते हैं और उसके बदले में उनको जो वेजेस दी जाती है उसे हम ओवर टाइम बोलते हैं। तो आपकी कंपनी ने एक पर्टिकुलर मंथ में समझो 1 लाख रुपए का ओवर टाइम दिया, आपने ओवर टाइम हेड को डेबिट किया और 1 लाख रुपए का अमाउंट वहां पर डाल दिया। तो अब आपको पता लग रहा है कि ओवर टाइम कितना है, 1 लाख रुपए है। लेकिन अब आपको यह पता करना है कि डिपार्टमेंट वाइज ओवर टाइम कितना है, यानी कि पैकिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट, वेयर हाउसिंग, इन सब का अलग अलग ओवर टाइम कितना है। तो अब इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप लेजर मल्टीपल लेजर बना दो, ओवर टाइम पैकिंग डिपार्टमेंट, ओवर टाइम फिनिशिंग डिपार्टमेंट, जो भी है मल्टीपल लेजर बना दो, और उस पर्टिकुलर लेजर में रिलेटेड लेजर में ही आप उस अमाउंट को डेबिट करो, तो आपको लेजर से पता लग जाएगा कितना है। लेकिन मल्टीपल लेजर की प्रैक्टिस कंपनी नहीं करती है। उसका कारण ये है कि बहुत ज्यादा लेजर मैनेजेबल नहीं होती है। वो वो मत वो अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा लेजर मेंटेन करना अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से ठीक नहीं है। लेजर जितनी मिनिमम हो सकती है उतनी मेंटेन करनी है। तो ये फर्दर डिवीजन आप कहाँ करोगे, कॉस्ट सेंटर में कर दो। इसके लिए कॉस्ट सेंटर की फैसिलिटीज टैली में अवेलेबल है। तो ये मोस्ट ऑफ कंपनीज एक्सपेंसेस के केस में यूज करती है। यहाँ यस करने का मतलब इतना ही है कि आपको वाउचर टाइम एंट्री के टाइम पर विंडो दे देगा। वो कॉस्ट सेंटर अलग से बनाने पड़ेंगे, विंडो वाउचर एंट्री के टाइम पर देगा, और फर्दर डिवीजन आपको आपका जो भी एक्सपेंसेस को जिस भी तरीके से पर्सन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, सेगमेंट वाइज जैसे भी बांटना है वहां पर आप बांट सकते हो। परचेज के केस में इसको मोस्टली हम नो रखते हैं। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट फीचर, वो है जीएसटी एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल या अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या होता है, देखिए टैली प्राइम जीएसटी को काफी अच्छे से मैनेज करती है। जीएसटी आप अगर टैली में कंप्लीटली मैनेज करना चाहते हो तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो जीएसटी की सेटिंग आप लेजर में कर दो, या तो जीएसटी की सेटिंग आप स्टॉक आइटम में करो। दो जगह आप जीएसटी की सेटिंग कर सकते हो। तो आप अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो, यानी कि आपने इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस किया है, तो इस परचेज लेजर से रिलेटेड एंट्री जब आप करोगे तो आपके सामने स्टॉक आइटम का बॉक्स भी ओपन होगा। वहां पर आप एक स्टॉक आइटम सेलेक्ट करोगे। तो यहां पर फिर आपको जीएसटी की सेटिंग नहीं करनी है। आप जीएसटी की सेटिंग स्टॉक आइटम में करो, क्योंकि एंट्री करते टाइम पर भी वो आपको तीन तरह के एंट्री अलाउड करेगा परचेज के केस में, यानी अकाउंटिंग इनवॉइस, आइटम इनवॉइस और एज वाउचर। तो
अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो अकाउंट्स के साथ तो आप जीएसटी की सेटिंग स्टॉक आइटम में करो। अगर इन्वेंट्री नहीं मेंटेन कर रहे हो तो जीएसटी की सेटिंग यहाँ पर करो। ये सीधा सा गोल्डन रूल है। तो हम यहाँ इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ हमने सिर्फ एप्लीकेबल कर दिया, जीएसटी की सेटिंग हम स्टॉक आइटम में करेंगे। लेकिन यहाँ अगर करनी होती तो कैसा होता मैं बताता हूँ। यहाँ यस करना है, उसके बाद आपके सामने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आएगा। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ये जीएसटी के सिनेरियो के हिसाब से, यानी कि जीएसटी में कितने तरह के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं उसने उस टेली ने सारे डिफाइंड कर दिए यहाँ पर। तो आपका ट्रांजेक्शन जिस तरीके का है उस तरीके का ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर डिफाइन कर दो उसको। लेकिन इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आप इस फंक्शन को यूज करोगे तो आपको लेजर बहुत क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब जितने तरह के आपके ट्रांजेक्शन है उतने तरह के ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग लेजर बनानी पड़ेगी और यहाँ पर उसका नेचर डिसाइड करना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ कंपनीज ये फीचर यूज नहीं करती है। अब बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट फीचर की, वो है टैक्सेबिलिटी की। इस लेजर की टैक्सेबिलिटी क्या है, यानी कि एग्जेम्प्ट है, नील रेटेड है या टैक्सेबल है। मतलब जीएसटी लॉ के हिसाब से इस प्रोडक्ट पे टैक्स लग रहा है या इसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है या नील रेटेड है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में टैक्सेबल ही होगा। नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड गुड्स काफी कम है और आपके बिजनेस में यूज हो रहा हो इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है। अब आता है रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है या नहीं। रिवर्स चार्ज का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी से गुड्स परचेज किया है या सर्विस परचेज किया है और उसने जीएसटी चार्ज नहीं किया है, लेकिन गवर्नमेंट एज ए रिसिपिएंट आपको जीएसटी भरने के लिए बोल रही है, तो इसे हम रिवर्स चार्ज बोलते हैं। यानी कि दो तरह के चार्ज होते हैं जीएसटी में। एक होता है फॉरवर्ड चार्ज, जब सप्लायर अपने इनवॉइस में जीएसटी चार्ज कर देता है तो उसे हम फॉरवर्ड चार्ज भरते हैं। और जब सप्लायर नहीं करता है लेकिन एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन उस गुड्स या उस सर्विसेज पे, सारी पे नहीं, जो नोटिफाई कर रही है उस पर आपको पे करना है, तो एज ए रिसिपिएंट जब आपको पे करना है तो इसे हम रिवर्स चार्ज बोलते हैं। तो ये फंक्शन भी हम यहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको हम समझेंगे सर्विस के केस में। गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज बहुत कम आइटम्स पे और वो आपके बिजनेस में नहीं आएगी, बहुत रेयर चांस है उसका। तो इसे हम यहाँ पर नो रखना है। फिर जीएसटी की रेट, अगर हम लेजर के थ्रू जीएसटी मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे उसे टैक्सेबल करके उसे रेट डाल दिए। लेकिन हम विद इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं तो हम सेटिंग स्टॉक आइटम के टाइम पे करेंगे, इसको हम यहाँ नो रखेंगे। फिर टाइप ऑफ सप्लाई में मैंने दो तरीके का बताया, गुड्स और सर्विस। तो ये गुड्स है तो आपको यहाँ गुड्स करनी है, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन परचेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है लेजर क्रिएट करते टाइम। तीन ही है, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, कॉस्ट सेंटर और जीएसटी की सेटिंग। तो ये परचेज की लेजर मैंने आपको बता दी, परचेज ऑफ गुड्स। अब हम समझते हैं परचेज ऑफ सर्विस, कि सर्विस का लेजर कैसे क्रिएट करना है। आप सर्विस जब परचेज करोगे तो दो सिनेरियो उसमें बन सकते हैं। एक तो जो आपका सप्लायर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और उसने जीएसटी चार्ज कर कर आपको इनवॉइस दे दिया, और दूसरा सिनेरियो ये है कि वो अनरजिस्टर्ड है और उसने जीएसटी चार्ज नहीं की। अब वो अनरजिस्टर्ड है तो फिर दो सिनेरियो बन सकते हैं। नंबर एक की अनरजिस्टर्ड है, उसने जीएसटी चार्ज की नहीं की, लेकिन आपको जीएसटी पे नहीं करनी है रिवर्स चार्ज में। या तो अनरजिस्टर्ड है, उसने जीएसटी चार्ज नहीं की लेकिन आपको रिवर्स चार्ज में पे करनी है। तो ये तीनों सिनेरियो अलग अलग डिफरेंट बन सकते हैं। मेन दो सिनेरियो है लेकिन सेकंड सिनेरियो में फिर दो डिवीजन आ जाते हैं। तो हम समझते हैं, एक पहला वो समझते हैं जिसपे सप्लायर ने जीएसटी चार्ज किए। समझिए एक एक्सपेंसेस है आपका कंसल्टेंसी चार्जेस। कंसल्टेंसी चार्जेस, किसी से आपने कंसल्टेंसी ली है, अब आपको इसको किसके अंडर में डालना है। फिर वही गोल्डन रूल कि आप देखिए कि फाइनल अकाउंट में कहाँ जा रही है, फाइनल अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दो। लेकिन फिर आप ये चेक करो कि कंपनी ने कहीं इसके लिए फर्दर कोई सब ग्रुपिंग तो नहीं कर रखी। मोस्ट ऑफ कंपनीज इस तरह के एक्सपेंसेस के लिए सब ग्रुपिंग रखती है, लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। तो ये सब ग्रुपिंग ऑलरेडी ये ग्रुप बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पर लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस के अंडर में इसको डाल देंगे। यहाँ पर आपको दिखा रहा है लीगल एंड प्रोफेशनल और प्राइमरी ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आपको ग्रुप और सब ग्रुप जो है वो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से सेट करनी है। मोस्ट ऑफ एक्सपेंसेस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डायरेक्टली कोई लेजर नहीं जाती है, सब ग्रुप में ही जाती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की। बहुत सारे मैनेजमेंट के लिए भी ये रिक्वायरमेंट होती है, स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट भी होती है, तो कंपनी इसको सब ग्रुपिंग में ही रखती है। तो आपको उसी तरीके से करना है। फिर ऑप्शन आता है इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको आपको नो रखना है, क्योंकि सर्विस के केस में आपकी इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्ट नहीं होगी। यानी कि अब जब भी आप एंट्री करोगे तो वो आपको इन्वेंट्री की विंडो नहीं देगा। यहां पर यस कर दोगे तो इन्वेंट्री की विंडो देगा अननेसेसरी, तो यहां पर इसे नो रखो। कॉस्ट सेंटर मैंने बताया कि इस एक्सपेंसेस को फर्दर डिवाइड करना है, डिपार्टमेंट वाइज, सेगमेंट वाइज, पर्सन वाइज, किसी भी तरीके से अलग डिवाइड करना है, तो यहाँ यस करो। एक्सपेंसेस के केस में मोस्टली कंपनीज फर्दर डिवीजन करती है, तो इसे हम यहाँ यस रखते हैं। जीएसटी की सेटिंग मैंने बताया कि या तो स्टॉक आइटम में होगी या तो लेजर में होगी।
अब इसके केस में स्टॉक आइटम अफेक्ट नहीं होता है, तो यहां पर हमें इसे लेजर में सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम यस करेंगे। नेचर को नॉट एप्लीकेबल रखिए। टैक्सेबिलिटी, गुड्स टैक्सेबल है। एग्जेम्प्ट मैंने बताया बहुत कम आइटम्स है, बहुत रेयर आएंगे। रिवर्स चार्ज है कि नहीं, यानी इस सामने वाले ने जीएसटी लगाई है तो यहाँ रिवर्स चार्ज नो रहेगा, नहीं लगाई है तो भी नो रहेगा अगर आपको एज ए रिसिपिएंट नहीं भरना है। उसको हम सब जीएसटी मॉड्यूल में समझेंगे, यहाँ बहुत ज्यादा बॉदर होने की जरूरत नहीं है। फिर टैक्स रेट 18%, ये आपका लेजर क्रिएट हो गया। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस, बाकी कहाँ कुछ करना नहीं है। तो मैंने परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ सर्विस बता दिया। अब एक सर्विस समझ लेते हैं रिवर्स चार्ज की, कि किस तरह से लेजर बनना है। समझिए, आपने सिक्योरिटी एक्सपेंसेस किया तो सिक्योरिटी चार्जेस एक लेजर आपने क्रिएट की, नाम कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से सेलेक्ट करना है। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेकिन कंपनी ने अगर सब ग्रुप बना रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तो उसमें डालना है, मोस्टली कंपनी रखती है ये। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्ट नहीं, क्योंकि स्टॉक आइटम अफेक्ट नहीं हो रहा है। कॉस्ट सेंटर का फर्दर डिवीजन है इसका एट द टाइम ऑफ एंट्री, यस, यहां पर यस रखिए। जीएसटी एप्लीकेबल, एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी, यहां पर यस, यहां पर आपको यस करना है। तो यहां पर आप टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल है। अब यहां पर रिवर्स चार्ज आपको यस करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये सर्विस, सिक्योरिटी की सर्विस रिवर्स चार्ज में है। कब? जब सर्विस प्रोवाइडर अदर देन कॉर्पोरेट है, यानी कोई कंपनी के अलावा कोई इंडिविजुअल आपको सर्विस दे रहा है, समझो, अदर देन कंपनी, और आप एक कॉर्पोरेट हो, आप एक कंपनी हो, तो आपको सिक्योरिटी सर्विस पे रिवर्स चार्ज में जीएसटी भरनी है। आपने यहाँ पर यस करना है और रेट आपने 18% डाल दी। टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस, इसको हम डिटेल में समझ लेंगे एंट्री जब हम करेंगे। सारे इनवॉइसेस की प्रैक्टिकल एंट्री में आपको समझाऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ रियल इनवॉइसेस मैं आपको एक एक एंट्री बताऊंगा, कि सारे ट्रांजैक्शन में कवर कर लूंगा जो कंपनी में प्रैक्टिकली होते हैं। यहां पर आप बहुत ज्यादा कोशिश करोगे समझने की तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने मोटा मोटी बता दिया कि यहाँ जो भी फीचर आप यस और नो करोगे उसका इंपैक्ट एंट्री के टाइम पे आएगा। यानी जब आप एंट्री करोगे तो वो विंडो आपके सामने आ जाएगी, बस इतना ही है यहाँ यस और नो करने का मतलब। बाकी सारा काम आपको एंट्री के टाइम ही करना है। तो 3 इंपॉर्टेंट लेजर हमने समझ ली। तो ये था आज का हमारा टॉपिक लेजर क्रिएशन का। इस तरह के कुछ और वीडियो में लेके आता रहूंगा, और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि हम यूनिवर्सल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से टैली की ऑफलाइन क्लासेस वसई वेस्ट में प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपको अगर रियल वर्ल्ड में किस तरह से काम होता है ये सीखना है टैली पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऑफलाइन क्लासेस, जहां हम काफी क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। थैंक यू वेरी मच।